हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। ये हम चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है ऑलरेडी और इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने डन कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियो अवेलेबल है, उससे पहले देख लें। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स स्टार्ट किया। इसमें हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। 2 एक्सपेरिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट जो हमने अब तक कर लिए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स आपके पास थे। एक तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया था वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने ये जाना कि कौन सा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, और इसके पहले हमने इस पूरी इंटायर फोटोसिंथेसिस का अप्रोच देखा था कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्या है। बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो के पहले इसके फर्स्ट सेशन की वीडियोस देख लें। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है इसकी और जो रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको लेकर। एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र तो वो पैराग्राफ में करती है, बट नंबर नहीं दिए हुए हैं कि 3, 4, 5, 6 एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं। तो बेटर होगा 2 एक्सपेरिमेंट पहले आपने देखा। जो हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो होगा हमारा जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। इससे हम डिस्कस करेंगे क्या ये सेटअप था, इन्होंने लास्ट में क्या इंपॉर्टेंस, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई, उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास जोसेफ प्रिस्ले के बाद। प्रिस्ले के बाद आएगा आपका एक्सपेरिमेंट, आई थिंक आपको वो यहाँ मिलेगा। एक आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट। एक आपको एक्सपेरिमेंट मिलने वाला है T.W. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। चलिए हम डिस्कस करेंगे, साइंटिस्ट का नाम आपके पास आएंगे T.W. इंगलमैन, यहाँ आपको दिख गया। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपको आएगा जोसेफ प्रिस्ले। 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने के बाद की बात हो रही है। तो एक्चुअली जोसेफ प्रिस्ले, एक तो आप साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे और दूसरा ईयर आपको याद रखना है कि किस ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्ले थे, उन्होंने क्या किया कि इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन रिवील किया, दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब उन्होंने, प्रिस्ले ने क्या किया और उनकी डिस्कवरी किससे रिलेटेड थी? सो यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो आप नाम देंगे जोसेफ प्रिस्ले का। ठीक है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो आप नाम देंगे जोसेफ प्रिस्ले का। ईयर रहने वाला है 1774, डिस्कवरी से रिलेटेड। लेकिन अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट 1770 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, चलिए और अब हम बात करते हैं, ये उनकी यहाँ पर एज ईयर दी हुई है। अब हम बात करते हैं प्रिस्ले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। सबसे पहली बात तो अब बेल जार उन्होंने लिया। ठीक है, एक कैंडल लिया, आप ये 2 एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख सकते हैं। ये है एक बेल जार। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिया, एक माइस लिया और उसके बाद एक बर्निंग कैंडल लिया। ये दोनों चीजें आप देख पा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद उन्होंने देखा, कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि ये जो आपका कैंडल है वो एक्सटिंग्विश्ड हो गई। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझ जाना। सो ये कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंग्विश्ड हो गई, है ना। ये एक्सटिंग्विश हो गई यानी कि बुझ गई। और ये जो माइस था, माइस की भी डेथ हो गई है, माइस की डेथ हो गई। तो कुछ टाइम के बाद ये माइस डेथ हो गया और ये कैंडल भी बुझ गया। इसका मतलब ये हुआ, और ये देखा गया कि ये जो माइस है ये किसकी वजह से मरा है, ये सफोकेशन की वजह से डेथ हुई है इसकी। मतलब इसके दम घुटने से मौत हुई है। इसका मतलब ऑक्सीजन ना होने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब उन्होंने नेक्स्ट सेटअप में क्या किया, सेम सेटअप लिया, लेकिन इस बार उन्होंने बर्निंग कैंडल माइस के साथ साथ बस उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर एक प्लांट रख दिया। और ये प्लांट कौन सा था, मिंट प्लांट।
मतलब पुदीने का पौधा रख दिया। अब इस मिंट प्लांट को रखने की वजह से क्या हुआ, ना ही ये कैंडल बुझा, ना ही ये माइस की डेथ हुई, और यहाँ पर प्लांट भी सरवाइव कर रहा है। तो आखिर इस प्लांट ने ऐसा क्या किया जो ये प्लांट पहले वाले सेटअप में नहीं था? तो कैंडल भी बुझ गई, माइस की भी डेथ हो गई, लेकिन सिर्फ इस मिंट प्लांट को रखने से ही ये जो आपका कैंडल है ये भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, ये भी नहीं बुझा, माइस की डेथ भी नहीं हुई। तो एक्चुअली हुआ क्या, इस कैंडल को बर्न करने के लिए और माइस को लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस के लिए ये O2 को रिलीज करता है, और ये जो कैंडल, बर्निंग कैंडल है, ये वापस CO2 रिलीज करते हैं। माइस भी रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करता है। वो CO2 कौन यूटिलाइज कर रहा है? प्लांट, फूड बनाने के लिए, और अल्टीमेटली O2 रिलीज कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में O2 ना होने की वजह से इसकी डेथ हुई थी और कैंडल एक्सटिंग्विश हुआ था, बुझा था। यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है मिंट प्लांट की वजह से। मिंट प्लांट ने वहाँ कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई रखी है, जिसकी वजह से कैंडल भी जलता रहेगा और माइस भी लाइव रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था आपका जोसेफ प्रिस्ले का। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि मिंट प्लांट जो है, यानी कि ग्रीन प्लांट, कैन रिस्टोर एयर क्वालिटी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में बताया दैट प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ में आ गई चीज़ें कि प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट किस लिए था। अब आप इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आता है यहाँ पर यूजिंग द अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्ले, but by placing it once in dark and once in sunlight। अब ये एक अलग साइंटिस्ट का नाम आ गया। यहाँ पर हमने थर्ड डिस्कस किया था, ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले। दो एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले कर लिए थे, ये आ गया आपको फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैन इंगेन हाउस का। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इन्होंने अगर हम देखें तो जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। बस उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए उन्होंने क्या किया, ये था आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट, है ना। इसमें उन्होंने क्या किया, पहले साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, इंगेन हाउस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया, रिपीटेड प्रिस्लेस एक्सपेरिमेंट। प्रिस्लेस के एक्सपेरिमेंट को ही क्या उन्होंने किया, रिपीट किया, ठीक है, रिपीटेड प्रिस्लेस एक्सपेरिमेंट। सिर्फ उन्होंने क्या किया, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अब डे एंड नाइट के बेसिस पर किया, यानी कि डे टाइम यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड नाइट टाइम सनलाइट की एब्सेंस में। इस प्रैक्टिकल को उन्होंने किया, एक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया। बात समझ में आ रही है? ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया। अब उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट डे टाइम में किया और उसी एक्सपेरिमेंट को नाइट टाइम में किया। जब उन्होंने डे टाइम में किया तो उन्होंने देखा कि माइस जो है, माइस वॉज अलाइव विथ मिंट प्लांट। दिन में उन्होंने देखा कि माइस वॉज अलाइव विथ मिंट प्लांट, और उन्होंने देखा नाइट में कि नाइट में इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट, है ना, कि मिंट प्लांट है, लेकिन माइस जो है वो डाइड, माइस की डेथ हो गई। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि दिन में वो माइस अलाइव था मिंट प्लांट के साथ, बट रात में वो मिंट प्लांट भी है बट माइस की डेथ हो गई। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्यों, है ना, माइस की डेथ क्यों हुई? अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आप एक जार ऐसे ले रहे हैं और यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट अगर आप ले रहे हैं, है ना, उन्हीं का एक्सपेरिमेंट आपको बताया जा रहा है, और इसमें आपने लिया है एक ग्रीन प्लांट, ठीक है, इसमें आपके है एक ग्रीन प्लांट। अब वो जो ग्रीन प्लांट है,
सेकेंड, ये जो ग्रीन प्लांट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर, फिर आपको एनसीईआरटी अच्छे समझ में आ जाएगी। ये ग्रीन प्लांट है और इस ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रही है आपकी सनलाइट डे टाइम में, इसके ऊपर आ रही है सनलाइट, ठीक है, इसके ऊपर आ रही है सनलाइट। अब जिस पार्ट पर सनलाइट ज़्यादा आ रही है ना, जहाँ सनलाइट आ रही है वहाँ क्या हो रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपका सेटअप है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। आपने लिया एक ग्लास की जार, आपकी जार थी ग्लास की, यानी कि आपका एक क्लोज सेटअप है। उसमें आपने लिया एक प्लांट और ये प्लांट था हाइड्रिला। हाइड्रिला एक सबमर्ज्ड प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक, सबमर्ज्ड कह दिया तो एक्वेटिक बोलने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और जहां पर जिस जिस पॉइंट पर जो हाई लाइट इंटेंसिटी थी, सो द पॉइंट ऑन विच हाई लाइट इंटेंसिटी वाज गिवन, तो वहां पर जहां जहां हाई लाइट इंटेंसिटीज थी, जहां जहां हाई लाइट इंटेंसिटीज थी, वहां वहां आपने देखा कि मोर बबल्स वेयर फॉर्म, क्योंकि ये पानी है, ये तो पानी में हो रहा है ये हाइड्रिला, वहां पर मोर बबल्स, बहुत सारे बबल्स वहां फॉर्म हो रहे हैं, है ना। अब ये मोर बबल्स, बबल्स बन क्यों रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिला इनके एक्सपेरिमेंट से, कि जो बबल था वो एक्चुअली ऑक्सीजन था। सो ऑक्सीजन बबल्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर लाइट फॉल्स। ऑक्सीजन बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन बबल्स, वेयर लाइट फॉल्स। और यही वजह थी कि दिन के वक्त तो वो जिंदा था माइस, बट रात के केस में क्या हुआ, वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट आएगा, ये हम पहले एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। Showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. Ingenhouse is an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright light sunlight, small bubbles were formed around the green parts, while in the dark मतलब रात में, नाइट टाइम में, they did not, यानी कि ऑक्सीजन बबल्स नहीं बन रहे थे। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, बाद में उन्होंने ये बोला कि ये जो बबल्स थे एक्चुअली ये ऑक्सीजन थे। Hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen. अब एक चीज और, यहाँ से उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन बबल निकल रहे थे वो एक्चुअली ऑक्सीजन था, ठीक है। लेकिन अगर डिस्कवरी अगर आती है ऑक्सीजन की तो आप प्रिस्ले का नाम देंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जो बबल प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या था, वो ऑक्सीजन था, ये किसने बोला, तो आप इन साइंटिस्ट का नाम कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर फोर्थ एक्सपेरिमेंट, दिस इज योर फिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो ये फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में आप नाम याद करेंगे जूलियस वॉन सैक का। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जूलियस वॉन सैक का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। Glucose is usually stored as starch. His later studies showed that the green substance in plants, that is the chlorophyll, as we know it now, is located in special bodies later called chloroplasts. Within plant cells, he found that the green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. अब आता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा सेटअप देखते हैं। जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट आखिर एक्सपेरिमेंट है क्या, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज योर फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ। जूलियस
वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट। नॉर्मली वॉन सैक के नाम से भी ये पूछा जाता है। इन्होंने ये बोला और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया एक्चुअली कि जो लीफ है, ग्रीन लीव्स, ठीक है, जो आपके पास ग्रीन लीव्स हैं, ये रही आपकी ग्रीन लीव्स। इस ग्रीन लीफ में अगर हम जाएं और फिर इसके पार्ट्स में अगर हम देखें तो इसी ग्रीन लीफ के अंदर सेल है। उस सेल में कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं। उन ग्रीन स्ट्रक्चर्स का नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। इसे हमने ग्रीन स्ट्रक्चर इसलिए बोला, ग्रीन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली, क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि इस ग्रीन स्ट्रक्चर दैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेगा एक ग्रीन स्ट्रक्चर का केमिकल, यानी कि एक केमिकल मिलेगा आपको, और इस केमिकल का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। यानी कि इस ऑर्गेनेली के अंदर आपको ये पिगमेंट मिलेगा जो जिसका केमिकल नेचर है, ये एक तरह का पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं प्लांट पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। अभी इसी लीफ के अंदर जो फूड है वो फॉर्म होती है। फूड इज फॉर्म्ड, फूड इज फॉर्म्ड, एंड फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड बनता किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और यही फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो अगर पूछे कोई कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है तो आप कहेंगे स्टार्च के फॉर्म में। फूड किस फॉर्म में फॉर्म होता है तो आप कहेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट था इनके एक्सपेरिमेंट का वो क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या थी इनके एक्सपेरिमेंट की? सो इन्होंने बोला कि लोकेशन एंड प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट इनका था कि फूड बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ये काम ग्रीन लीव्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था आपका, तो आई थिंक ये 5th एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका TW इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, तो ये रहेगा आपका 6th एक्सपेरिमेंट, TW इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म लिया, ही स्प्लिट लाइट यानी कि सनलाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। आपको पता होगा कि जब भी आप प्रिज्म के से एक सनलाइट आप या वाइट लाइट जैसे हम कहते हैं, तो ये क्या होते हैं अपने अपने यानी विबग्योर में क्या होती है इनकी स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। नाउ स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। सो यहाँ पर भी वही हुआ। सो यहाँ पर उन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया था, क्लैडोफोरा। यहाँ से आपको एक बात बोलना चाहेंगे, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि विच अमोंग दिस इज अ ग्रीन एल्गा। ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस गलत थे, जो फाइकोमाइस आपके फियोफाइसिस रिलेट कर रहे थे, रोडोफाइसिस है यानी कि आपके ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। उसमें एक एग्जाम्पल था क्लैडोफोरा। अब बच्चों ने क्लैडोफोरा एल्गा जो चैप्टर है आपका उसमें पढ़ा नहीं है, प्लांट किंगडम में मेंशन है ना एल्गा, उसमें दिया नहीं है। बच्चों को ये लगा कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमने कहीं भी प्लांट किंगडम में क्लैडोफोरा तो पढ़ा ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं मेंशन है। और आप ओपन कीजिए, कहीं मेंशन है ही नहीं। तो बाद में जाके जब आंसर की रिलीज हुई तो देखा कि क्लैडोफोरा आंसर है। तो भाई आखिर तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बच्चों को ऐसा लगा। तब बाद में उनको पता चला कि एक्चुअली क्लैडोफोरा वर्ड तो यूज किया है ना, उसने कब कहा है कि उसको कहती है कि एनसीईआरटी सिलेबस है आपके नीट का, ना कि कोई पर्टिकुलर अगर एल्गा दे दिया तो वो सिर्फ एल्गा वाले चैप्टर से ही आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरी एनसीईआरटी आपका सिलेबस है ना। तो क्लैडोफोरा वर्ड तो यूज किया है कहाँ? फोटोसिंथेसिस में, अर्ली एक्सपेरिमेंट में। TW इंगलमैन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था क्लैडोफोरा को लेकर, जो कि एक ग्रीन एल्गा है। यहाँ मेंशन है और वहाँ क्वेश्चन कैसे पुट किया गया था। तो आई थिंक आप ये बात इसलिए आपको समझाया जा रहा है क्योंकि अगर आपने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, अगर एक चैप्टर भी अगर आपने नहीं किया है तो या कोई एक टॉपिक आपने छोड़ा है, तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी के कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। नाउ तो TW इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में क्या दिया था? एक तो उन्होंने प्रिज्म लिया था,
ठीक है। उसके बाद लाइट, व्हाइट लाइट या सनलाइट कहें, बात सेम है। तो ये सारे कंपोनेंट्स में अपने यानी कि स्पेक्ट्रम विल बी फॉर्म्ड। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रीन एल्गा लिया था जिसका नाम था क्लैडोफोरा, इंपॉर्टेंट है। So placed in the suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the sites of O2 evolution. He observed, पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को खुद से सेटअप करके डिस्कस ही कर लेते हैं कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट था क्या। ये है आपका 6th एक्सपेरिमेंट T.W. इंगलमैन का। T.W. इंगलमैन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये है प्रिज्म। यहां से लाइट यानी कि आप कहें सनलाइट कहें, बात सेम है, उसको फॉल करवाया। तो ये लाइट जैसे जाएगी अपने प्रिज्म के थ्रू तो ये क्या करेगी, और यहाँ पर उन्होंने एक सेटअप लिया था जिसके अंदर उन्होंने क्या लिया, इसके अंदर उन्होंने लिया था, ये ग्लास का है, इसके अंदर उन्होंने लिया था क्लैडोफोरा बैक्टीरिया, आपका एल्गी, ग्रीन एल्गी, क्या नाम है उसका, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जो ग्रीन एल्गी है, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये फिलामेंटस होती है। कैसी होगी, फिलामेंटस। तो ये है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी है, और ये फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस। अब जैसे ही ये वाइट लाइट यहाँ से फॉल होगी, ये अपने स्पेक्ट्रम में रिलीज होगी, है ना। ठीक है। नाउ अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर उन्होंने इसके अंदर क्या लिया था, इसके अंदर उन्होंने लिया था बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया को उन्होंने देखा, और बैक्टीरिया कौन से थे, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया कुछ जगह पर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कुछ सर्टेन एरियाज में, ठीक है। ये क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया को उन्होंने देखा कि कुछ सर्टेन लोकेशंस पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। इसका रीज़न जाहिर सी बात है, और ये रीज़न कौन सा था, ये कुछ खास जगह थी, और ये दो रीज़न थी। एक था इनका ब्लू रीजन, और दूसरा था इनका रेड रीजन। इसका मतलब ब्लू रीजन एंड आपके रेड रीजन में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा था, इसी की वजह से ये एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया ली हुई थी। अब जहाँ ऑक्सीजन एरिया, जिस एरिया में ऑक्सीजन वॉज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू अदर एरियाज, सो जो एरोबिक बैक्टीरिया थे दे गेट एक्यूमुलेटेड इन दैट एरियाज। और वो रीज़न कौन से थे, वो रीज़न थे ब्लू एंड रेड रीज़न, ठीक है। सो T.W. इंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है। तो इन्होंने उसी स्पेक्ट्रम के थ्रू बताया था ये बात, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद, कि एक्चुअली अगर आप एक्शन देखें O2 का, ठीक है, कि O2 कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और इस पर आप वेवलेंथ ले एक्स एक्सिस पर, तो आप देखेंगे कि कुछ सर्टेन लोकेशंस पर आपको पीक मिलेगी, ठीक है। और यही सर्टेन लोकेशंस जो है यहाँ पर आपको पीक मिलेगी, यानी कि ये ब्लू और रेड रीजन होंगे जहाँ पर कि आपको पीक मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम है, तभी जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो भी मैक्सिमम है। सो ब्लू एंड रेड रीजन गिव्स मोर फोटोसिंथेसिस, गिव्स मोर O2, यानी कि O2 का प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि O2 का प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा बनेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम होती है, इसीलिए ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ब्लू एंड रेड रीजन में ज़्यादा बनता है। ये था T.W. इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट प्रिज्म को लेकर।
क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा को लेकर एंड एरोबिक बैक्टीरिया को लेकर, जिन्होंने ब्लू एंड रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है और इसी की वजह से वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है और इसी की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। So he observed that the bacteria accumulated mainly in the regions of blue and red light of the split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B, जिसका जिक्र अभी आपको किया गया था. By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. अब आता है द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज CO2 प्लस H2O. लाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, इन जनरल फॉर्मूला CH2O एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. बाद में चल के यही हम पूरा इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं. अब बात आती है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, है ना. इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक लास्ट एक्सपेरिमेंट आता है, कॉर्नेलियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इन्होंने क्या किया, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. This can be expressed as. तो इनका पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल किया. तो अगर आप इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर जाते हैं, ये रहा आपका 6th एक्सपेरिमेंट आई थिंक. ठीक है, कॉर्नेलियस वैन नील, इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था. इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, और वो था, हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के अप्रोच में, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था. अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस के दौरान तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली ये जो कार्बन है, ये कार्बन जब ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब इसका रिडक्शन एक्चुअली हो रहा है ना. तो एक तो इसका रिडक्शन करने के लिए कौन रिड्यूसिंग पावर की तरह यूज होगा, वो NADPH प्लस H प्लस. इसका मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा. और दूसरी बात कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये CO2 से नहीं बल्कि H2O से आ रहा है. ठीक है, अब इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम इन एक्सपेरिमेंट को लेकर चलेंगे. तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ आपको एक बात समझ में आएगी. थे भी ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर, एक माइक्रो लेवल पर जाकर उन्होंने अपनी स्टडीज की. तो एक तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आपका वाटर है ना, H2O. ठीक है, तो एक्चुअली वाटर ही है जो मेन रोल अदा करता है. किस तरह से डोनेट करता है, इट इज द मेन डोनर ऑफ H प्लस. ठीक है, पहली चीज. अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने ये बताया, और ये कब होगा, ये होगा लाइट रिएक्शन में, ये होगा लाइट की प्रेजेंस में, है ना. ये कब होगा, ये होगा लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने ये बताया कि एक्चुअली ये जो H2O है, ये क्या करेगा, एक कंपाउंड मान लीजिए X है. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवा के X को H कर देगा, यानी कि XH बना देगा, और प्लस यहीं से O2 रिलीज हो जाएगी. अब जो ये XH बना है, जो ये कंपाउंड बना है, वो CO2 को जाकर H दे देगा. ये किससे जाकर H देगा, ये जाकर CO2 को H दे देगा. ठीक है, कैसे, ये देखिए. अब हम देखते हैं CO2. ठीक है, CO2 प्लस ये जो कंपाउंड बना था आपका X एंड H, इसने क्या किया, ये क्या करेगा, आपको पता है, विच एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन इज नोन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं. अब ये क्या करेगा,
हमने क्या बोला, H2O है, H2O ही मेन डोनर है H प्लस का। तो मान लीजिए एक X है, उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू इसने क्या किया, X को H दे दिया और बदले में इसने क्या किया, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया। ये होगा लाइट रिएक्शन में। अब ये जो XH बना है ये कंपाउंड, ये क्या करेगा, CO2 को जाकर अपना H दे देगा। कैसे, ये रहा CO2 और प्लस XH। अब प्रोसेस क्या होगी, रिडक्शन की, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ H हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होगी, ठीक है, कार्बन की। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। प्लस अब ये तो अपना H जो है ये H CO2 को दे देगा, तो X ऐसे ही बच जाएगा, यानी कि अब बच गया X, सिर्फ और सिर्फ X, ठीक है। तो अब यहाँ वापसी X बन गया जो यूज होगा लाइट रिएक्शन में। फिर से ये दोबारा जाकर लाइट रिएक्शन में यूज होने के लिए तैयार है ना। ये जो X यहाँ बन गया, यहाँ पर ये वापस से जाकर लाइट रिएक्शन में फिर से यूज होगा, वापस से अगेन। तो उसके लिए ये क्या हो गया, अगेन इट कैन बी यूज्ड, अगेन इट कैन बी यूज्ड। आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही है, किसी भी चीज़ की यूज़ हो रही है तो उसका रीजनरेशन भी होता रहता है ताकि वो वापस से यूज़ हो पाए, है ना। अब चलते हैं एक्चुअली वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा किया क्या था। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि दैट देयर इज सम बैक्टीरिया इन विच इंस्टीड ऑफ H2O इज H1 डोनर। तो इन्होंने क्या एक नोट पॉइंट वाली बात बोली कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, सम बैक्टीरिया है, हम सम बैक्टीरिया का नाम लेंगे आपके पास। तो सम बैक्टीरिया है, उनमें क्या होता है, इंस्टीड ऑफ H2O की जगह पर इंस्टीड ऑफ H2O, अब H2O यहाँ H प्लस डोनेट का काम कर रहा था, यहाँ पर H2O नहीं करेगा, बल्कि इंस्टीड ऑफ H2O H2S इज द H प्लस डोनर, ठीक है। H2O नहीं होगा बल्कि H2S होगा, जो कि प्रोटॉन का क्या करेगा, डोनर बनेगा। अब अदर देन H2O, H2S कैन बी डोनर ऑफ H प्लस इन सम बैक्टीरिया, और यही सम बैक्टीरिया का नाम है क्या, तो इन्हीं को आप कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या आप कहते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इन बैक्टीरिया में H2O ना यूज होकर बल्कि H2O यूज होता है एज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको सारी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आते हैं, हम एक चीज कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का आप इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, कि CO2 प्लस H2O, फिर आप लिखते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, और फिर आप ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 एंड O2 आप बना रहे हैं, ट्रेस अमाउंट ऑफ आपके H2O भी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन इट इज़ कमिंग फ्रॉम H2O और इट इज़ कमिंग फ्रॉम CO2, कहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कहाँ से ये ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन आता है H2O से, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, ये H2O से आ रहा है ये ऑक्सीजन, ठीक। सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O, ठीक है। इसीलिए करेक्ट इक्वेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लिखेंगे 6CO2, अब बैलेंस करते हैं 12H2O, और यहाँ आप कर देंगे इसको 6, ठीक, और इस वाटर को भी कर देंगे 6। अब ये इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। सो आई थिंक आपको इसके लिए रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया गया था, एक्चुअली किया गया था इस इक्वेशन को। हम आपको यहाँ ले लेते हैं, 6 आपके CO2 है प्लस आपके पास H2O है, ठीक है, और सीधा फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं इस ऑक्सीजन पर। इसके पाथ को हम ट्रेस करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। अब हमने ये जो वाटर का जो ऑक्सीजन था ये हमने ले लिया है इसका O18 वाला, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो नॉर्मल O16 वाला ही है मान लीजिए।
तो हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है ये एक्चुअली हमें मिला 18 वाला। तो यहाँ से भी हम देख पाए कि एक्चुअली इसका मतलब ये ऑक्सीजन H2O से आ रहा है ना, CO2 से नहीं आ रहा है। सो ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द H2O, नॉट फ्रॉम द CO2। आई थिंक ये पूरे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स आपको ये बात समझ में आ गए होंगे। और यहीं पर यहाँ सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो H2S यूज करेंगे, जो हाइड्रोजन डोनर की तरह H2O का यूज कर ही नहीं रहे हैं, वो H2S का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ वाटर, तो उनमें ऑब्वियस ही बात है O2 तो इवॉल्व होगा ही नहीं। सो O2 evolved by the green plant comes from H2O, not from कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की वजह से ये जो बैक्टीरिया थे, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो H2S को यूज करते थे, है ना, एज ए हाइड्रोजन डोनर, तो इनमें ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, इनमें क्या होगा, सल्फर इज इवॉल्व। बात समझ में आ गई? इनमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा बल्कि सल्फर इवॉल्व होगा। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको ये अर्ली एक्सपेरिमेंट सब कुछ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आएगा वो आएगा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस पर, यानी कि अब हम डील करेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो इसका अप्रोच आपको बताया था कि ये इसका अप्रोच है कि पहले तो हम इसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट को डिस्कस करते हैं। वंस इट्स एक्सपेरिमेंटल पार्ट इज डन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके इन इक्वेशंस को कि आखिर इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से कार्बन का रिडक्शन होगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग पावर की भी जरूरत पड़ेगी, वो लाइट रिएक्शन में कैसे बनेंगे, डार्क रिएक्शन में कैसे यूज होते हैं, ये हमने एक ओवरऑल हमने सिर्फ पढ़ा था। व्हाट इज लाइट रिएक्शन और ये होता कैसे प्रोसेस है, कहाँ होता है, लोकेशन क्या है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग वीडियोज में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है इस लाइट रिएक्शन को लेकर। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट कहाँ, किस जगह पर, किस तरीके से बनते हैं उसको टारगेट करके। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, यानी कि मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, होप सो। और अगर नहीं समझ में आया, कहीं आपको डाउट है, फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, तो इसे औरों को भी शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। ये हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।